बीमा अप्रत्याशित घटनाओं के परिणाम स्वरूप होने वाले आर्थिक नुकसानों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है और जोखिम हस्तांतरण के एक उपकरण के रूप में काम करता है। बीमा का परिचय इस विषय के मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल में हम निम्न चर्चा करेंगे: बीमा, इतिहास और विकास, जोखिम पूलिंग का सिद्धांत, जोखिम प्रबंधन की तकनीकें, जोखिम प्रबंधन के साधन के रूप में बीमा, बीमा का विकल्प चुनने से पहले विचारणीय बातें, बीमा बाजार की कंपनियां, समाज में बीमा की भूमिका। हेलो एवरीवन, बीमा के मूल बातों को समझने से शुरुआत करते हैं और इसका विकास पता करते हैं। हम एक अनिश्चितता भरी दुनिया में रहते हैं, जैसे दुर्घटनाएं, बाढ़, भूकंप, अप्रत्याशित रूप से युवाओं की मृत्यु होना। यह घटनाएं हमें क्यों डराती और चिंतित करती है? कारण सामान्य है। पहला, ये घटनाएं अप्रत्याशित है और कोई भी उनका मूल पहले से अनुमान नहीं लगा सकता। दूसरा, ऐसी अप्रिय घटनाएं अक्सर आर्थिक नुकसान और दुख का कारण बनती है। साझा करने और आपसी सहयोग की प्रणाली के साथ लोग ऐसे व्यक्तियों की सहायता करने के लिए आते हैं जो इस प्रकार की घटनाओं से पीड़ित होते हैं। बीमा ईसा पूर्व 3000 से ही किसी न किसी रूप में मौजूद रहा है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। बॉटमरी लोन, बेबी लोन के व्यापारी अपने ऋणदाताओं को अतिरिक्त पैसे देते थे ताकि किसी शिपमेंट के गुम या चोरी होने पर उनके ऋणों को बट्टे खाते में डाल दिया जाए। भरूच और सूरत के व्यापारी भी इसी तरह की प्रथाएं अपनाते थे। परोपकारी समाज, दोस्ताना समाज। 7वीं सदी के यूनानी लोग मृतक सदस्य के परिवार की देखभाल के साथ-साथ सदस्य के अंतिम संस्कार के खर्चों के लिए अग्रिम भुगतान किया करते थे। इंग्लैंड में भी इसी तरह की प्रथाएं अपनाई जाती थी। रोड्स, रोड्स के व्यापारी जो समुद्र मार्ग से सामान भेजा करते थे, सामान को बचाने के प्रयास में किसी भी सामान के गुम हो जाने पर उसके नुकसान को आपस में बांट लेते थे। चीनी व्यापारी, प्राचीन काल में चीनी व्यापारी अलग-अलग जहाज से अपना सामान भेजा करते थे ताकि कुछ नावों के डूब जाने पर भी उनका ज्यादा नुकसान ना हो। भारत में जीवन बीमा का सिद्धांत संयुक्त परिवार की व्यवस्था में देखा जाता था। इसमें किसी सदस्य की मौत से होने वाले नुकसानों को परिवार के कई सदस्यों द्वारा साझा किया जाता था ताकि परिवार का हर सदस्य सुरक्षित महसूस करता रहे। आधुनिक जमाने में संयुक्त परिवार की व्यवस्था के बिखरने और एकाकी परिवार के उभरने के साथ-साथ रोजमर्रा के जीवन के तनाव ने सुरक्षा के लिए वैकल्पिक प्रणालियां विकसित करना आवश्यक बना दिया है। यह किसी व्यक्ति के लिए जीवन बीमा के महत्व को रेखांकित करता है। आधुनिक व्यावसायिक बीमा का मूल लंदन के लॉयड्स कॉफी हाउस से हुआ। यहाँ व्यापारी समुद्र में विभिन्न जोखिमों के कारण होने वाले नुकसानों को आपस में साझा करने के लिए सहमत होते थे। एमिकेबल सोसाइटी फॉर परपेचुअल इंश्योरेंस की स्थापना वर्ष 1706 में लंदन में हुई थी, जिसे दुनिया की
पहली जीवन बीमा कंपनी माना जाता है। भारत में आधुनिक बीमा की शुरुआत 1800 ईस्वी सन के आसपास हुई, जब विदेशी बीमा कंपनियों की एजेंसियों ने समुद्री बीमा कारोबार करना शुरू किया। द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भारत में बनाई गई पहली जीवन बीमा कंपनी एक इंग्लिश कंपनी थी। टाइटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यह भारत में स्थापित पहली गैर जीवन बीमा कंपनी थी। बॉम्बे म्यूचुअल इंश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड पहली भारतीय बीमा कंपनी। इसका गठन 1870 में मुंबई में हुआ। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भारत की सबसे पुरानी बीमा कंपनी 1906 में बनी थी। बाद में सदी बदलने के साथ स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप कई अन्य भारतीय कंपनियां बनाई गई। बीमा अधिनियम 1938 भारत में बीमा कंपनियों के आचरण को नियंत्रित करने के लिए बना पहला कानून था। यह कानून समय समय पर होने वाले संशोधनों के साथ आज भी लागू है। जीवन बीमा कारोबार को 1 सितंबर 1956 को राष्ट्रीयकृत किया गया और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) का गठन किया गया। 1956 से 1999 तक LIC के पास भारत में जीवन बीमा कारोबार करने का विशिष्ट अधिकार रहा। 1972 में गैर जीवन बीमा कारोबार को भी राष्ट्रीयकृत कर दिया गया और भारतीय साधारण बीमा निगम GIC के साथ-साथ इसकी 4 सहयोगी कंपनियों का गठन किया गया। मल्होत्रा समिति ने 1994 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें प्रतिस्पर्धा के लिए बाजार को खोलने की सिफारिश की गई। वर्ष 2000 में बीमा बाजार का उदारीकरण किया गया, जब बीमा नियामक एवं विकास अधिनियम 1999 IRDAI को पारित किया गया। साथ ही अप्रैल 2000 में बीमा उद्योग के लिए एक वैधानिक नियामक संस्था के रूप में भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI का भी गठन किया गया। वर्ष 2021 में बीमा अधिनियम के एक संशोधन से विदेशी निवेशकों को किसी भारतीय बीमा कंपनी में प्रदत्त इक्विटी पूंजी का 74% हिस्सा रखने की अनुमति दी गई। अब विदेशी बीमा कंपनियां पुनर्बीमा के लिए भारत में शाखाएं खोल सकती है। 30 सितंबर 2021 तक भारत में 24 जीवन बीमा कंपनियां काम करती है। इनमें से भारतीय जीवन बीमा निगम LIC एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है और बाकी जीवन बीमा कंपनियां निजी क्षेत्र की है। साधारण बीमा कंपनियों की संख्या 34 है, जिनमें से 4 कंपनियां नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड PSU कंपनियां हैं, जो साधारण बीमा के सभी लाइनों में काम करती है।
26 निजी कंपनियां साधारण बीमा के सभी लाइनों में काम करती है। 6 साधारण बीमा कंपनियां केवल स्वास्थ्य बीमा में काम करती है। 2 विशिष्ट बीमा कंपनियां हैं, एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी AIC और एक्सपोर्ट क्रेडिट एवं गारंटीज कॉरपोरेशन ECGC। दोनों का गठन सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था के रूप में किया गया है। एक पुनर्बीमा कंपनी है भारतीय साधारण बीमा निगम GIC और 11 विदेशी पुनर्बीमा कंपनियां शाखा कार्यालयों के माध्यम से काम करती है। भारत सरकार का डाक विभाग, जिसे इंडिया पोस्ट कहा जाता है, वह भी जीवन बीमा करता है, जिसे डाक जीवन बीमा कहा जाता है। इंडिया पोस्ट को बीमा नियामक के नियंत्रण क्षेत्र से बाहर रखा गया है। आधुनिक व्यापार की परिकल्पना संपत्ति के मालिकाना हक के सिद्धांत पर की गई थी। जब किसी संपत्ति का मूल्यह्रास होता है, नुकसान या क्षति के कारण, तो संपत्ति के मालक को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इस नुकसान की भरपाई ऐसी ही कई संपत्तियों के मालिकों के छोटे-छोटे योगदान से बने सामान्य फंड से की जा सकती है। नुकसान करने वाली घटना की संभावना और परिणाम को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया ही बीमा है। जोखिम की पूलिंग की यह प्रणाली मृत्यु और दिव्यांगता, विकलांगता के मामले में अलग तरह से काम करती है, क्योंकि वहां किसी व्यावसायिक संपत्ति का नुकसान, क्षति नहीं होती है। बीमा को एक ऐसी प्रक्रिया माना जा सकता है जिससे कुछ लोगों के नुकसान को इस तरह की अनिश्चित घटनाओं, परिस्थितियों के दायरे में आने वाले कई लोगों के बीच बांट दिया जाता है। इस प्रकार बीमा की परिभाषा की जा सकती है। हालांकि कुछ सवालों के जवाब देना जरूरी है। क्या लोग ऐसा सामान्य फंड बनाने के लिए अपनी मेहनत की कमाई के पैसे देने पर सहमत होंगे? वे यह भरोसा कैसे कर सकते हैं कि दरअसल उनके योगदानों का इस्तेमाल वांछित प्रयोजन के लिए किया जा रहा है? उन्हें कैसा पता चलेगा कि वे बहुत ज्यादा या बहुत कम पैसे दे रहे हैं? इन फंडों के प्रबंधन और नुकसान उठाने वाले लोगों को पैसे देने की जिम्मेदारी कौन लेगा? इन सब सवालों के जवाब के तौर पर एक बीमा कंपनी की जरूरत होती है। बीमा कंपनी जोखिम का आकलन करती है, व्यक्तिगत योगदान, जिसे प्रीमियम कहा जाता है, चय करती है और उसे इकट्ठा करती है, जोखिमों और प्रीमियों का पूल बनाती है और नुकसान उठाने वाले लोगों को पैसे देने की व्यवस्था करती है। इसके अलावा बीमा कंपनी को लोगों और समाज का भरोसा भी जीतना होता है। बीमा की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि बीमा का संबंध मूल्य से होता है। सबसे पहले कोई ऐसी संपत्ति होनी चाहिए जिसका आर्थिक मूल्य हो। संपत्ति इस प्रकार की हो सकती है: भौतिक, जैसे कोई कार या भवन, या गैर भौतिक, जैसे प्रतिष्ठा, साख, किसी को पैसे चुकाने की देनदारी, या व्यक्तिगत, जैसे किसी की आंखें,
हाथ, पैर, शरीर और शारीरिक क्षमताएं। ऐसा खतरा या संभावना होती है कि संपत्ति अपना मूल्य खो सकती है। नुकसान की इस संभावना को जोखिम कहा जाता है। पूलिंग का एक सिद्धांत होता है। इसमें कई लोगों के व्यक्तिगत योगदानों, जिसे प्रीमियम कहते हैं, को इकट्ठा किया जाता है। इन लोगों के पास एक ऐसी संपत्तियां होती है और वे एक जैसे जोखिमों के दायरे में आता है। कई मामलों उनकी संपत्तियों को भी जोखिम कहा जाता है। फंड के इस पूल का इस्तेमाल उन कुछ लोगों को मुआवजा देने के लिए किया जाता है जो इस खतरे के कारण नुकसान उठा सकते हैं। फंड की पूलिंग और बदकिस्मत रहे कुछ लोगों को मुआवजा देने की यह प्रक्रिया एक संस्था के माध्यम से पूरी की जाती है, जिसे बीमाकर्ता बीमा कंपनी कहते हैं। बीमा कंपनी हर उस व्यक्ति के साथ एक बीमा अनुबंध करती है जो पूलिंग की इस प्रणाली में हिस्सा लेना चाहते हैं। इसमें हिस्सा लेने वाले व्यक्ति को बीमा धारक कहा जाता है। बीमा की विशेषताएं। बीमा की एक और विशेषता यह है कि बीमा जोखिम का भार कम करता है। जोखिम के भार का मतलब है वे खर्चे, नुकसान और अक्षमताएं जो किसी निर्दिष्ट नुकसान की स्थिति, घटना के जोखिम में आने के परिणाम स्वरूप व्यक्ति को उठाना पड़ता है। इसके दो प्रकार होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। जोखिम के प्राथमिक भार में ऐसे नुकसान शामिल हैं जो वास्तव में परिवारों और कारोबारी इकाइयों को शुद्ध जोखिम की घटनाओं के परिणाम स्वरूप उठाने पड़ते हैं। यह नुकसान अक्सर प्रत्यक्ष और मापने योग्य होते हैं और इन्हें बीमा के द्वारा आसानी से क्षतिपूरित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अग्नि में क्षतिग्रस्त या नष्ट हुए माल के वास्तविक मूल्य का अनुमान लगाया जा सकता है और नुकसान उठाने वाले कारखाने के मालिक को मुआवजा दिया जा सकता है। इसके अलावा कुछ अप्रत्यक्ष नुकसानों की भी गणना की जा सकती है और उसके अनुसार मुआवजा दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, आग लगने के कारण व्यापार बाधित होने से लाभ होने वाली हानि। जोखिम के द्वितीय भार में ऐसे खर्चे और तनाव शामिल होते हैं जो उक्त घटना नहीं होने पर भी व्यक्ति को सहन करने पड़ते हैं। जब व्यक्ति को यह पता नहीं होता कि नुकसान होगा या नहीं, तो ऐसी आकस्मिक घटना से निपटने के लिए एक रिजर्व फंड रखना समझदारी होती है। बीमा कंपनी को जोखिम ट्रांसफर करके मानसिक शांति का आनंद लेना और व्यक्ति के फंड को अधिक कुशलता से निवेश करना संभव होता है। उदाहरण के लिए, एक तृतीय पक्ष देयता बीमा उस स्थिति में कवरेज प्रदान करता है जब आप किसी तृतीय पक्ष को हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार पाए जाते हैं, जिसमें कानूनी शुल्क, मरम्मत, चिकित्सा शुल्क आदि शामिल है। चलिए अब जोखिम संयोजन पूलिंग का सिद्धांत समझते हैं। बीमा कंपनियां विभिन्न इकाइयों यानी पॉलिसी धारकों के साथ अनुबंध करती है जो व्यक्ति
या कारपोरेट हो सकते हैं। पॉलिसी धारकों को किए जाने वाले लाभों के भुगतान अनुबंधात्मक दायित्व होते हैं। बीमा अनुबंध सिर्फ तभी सार्थक होते हैं जब बीमा कंपनियां नुकसान की घटनाएं के लिए और ऐसी घटना होने पर जोखिम उठाने और नुकसानों पर मुआवजा देने में आर्थिक रूप से सक्षम होती है। यह ढांचा पारस्परिकता या संयोजन पूलिंग के सिद्धांत को लागू करने पर तैयार होता है। पारस्परिकता और विविधीकरण वित्तीय बाजारों में जोखिम को कम करने के दो महत्वपूर्ण तरीके हैं। ये बुनियादी तौर पर अलग-अलग होते हैं। पारस्परिकता या पूलिंग में कई लोगों के फंड को एक साथ जोड़ दिया जाता है, यानी सभी फंडों को एक टोकरी में रखा जाता है। फंड कई स्रोतों से एक जगह आता है। विविधीकरण में फंड को संपत्तियों के बीच बांट दिया जाता है, यानी फंडों को अलग-अलग टोकरी में रखा जाता है। फंड एक स्रोत से कई मंजिलों तक जाता है। पारस्परिकता का सिद्धांत ही बीमा अनुबंधों को शक्ति और विशिष्टता देता है। एक छोटा सा योगदान प्रीमियम देकर बीमा धारक तुरंत एक बड़ा फंड कॉर्पस तैयार करता है, जो बीमित जोखिम के कारण होने वाली नुकसान की घटना में उनके लिए उपलब्ध होता है। चलिए अब जोखिम प्रबंधन की तकनीकें सीखें। बीमा उन कई तरीकों में से एक है जिसके द्वारा लोग अपने जोखिमों को प्रतिबंधित कर सकते हैं। यहाँ वे अपने जोखिमों को बीमा कंपनी के पास ट्रांसफर करते हैं। हालांकि जोखिमों से निपटने के अन्य तरीके भी हैं। चलिए उन तरीकों पर एक नजर डालते हैं। जोखिम से बचाव। किसी नुकसान की परिस्थिति से बचकर जोखिम को कम करना जोखिम से बचाव कहलाता है। इसलिए व्यक्ति उन गतिविधियों या परिस्थितियों से बचने या ऐसी संपत्ति या लोगों से बचने की कोशिश कर सकता है जिनके कारण कोई जोखिम हो सकता है। उदाहरण, निर्माण का अनुबंध किसी अन्य को देकर निर्माण के कुछ जोखिमों से बचा जा सकता है। दुर्घटना होने के डर से घर से निकलना ही बंद कर देना। जोखिम को कम और नियंत्रित करना। यह जोखिम ये बचाव की तुलना में अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण है, क्योंकि यह जोखिम से होने वाले नुकसान को कम करता है। या तो घटना के घटित होने की संभावना को कम करने के लिए या इससे होने वाली हानि की मात्रा को कम करने के लिए कदम उठाता है। उदाहरण, अच्छा व्यायाम और नियमित चिकित्सा जांच बीमार पड़ने की संभावना को कम कर सकता है। आग बुझाने के यंत्र या आग अलार्म लगाने से उस नुकसान को कम किया जा सकता है जो आग लगने पर हो सकता है। अलग-अलग स्थानों पर बड़ी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ रखने या कारखानों में रसायनों को संभालते समय दस्ताने और चेहरे की ढाल पहनने से जोखिम की स्थिति को रोका जा सकता है। जोखिम प्रतिधारण। इसमें व्यक्ति जोखिम के प्रभाव को
प्रतिबंधित करने की कोशिश करता है। वह खुद ही जोखिम लेने और इसके प्रभावों को झेलने का फैसला करता है। इसे स्व बीमा कहा जाता है। उदाहरण: कोई आरक्षित निधि रख सकता है ताकि आपातकालीन खर्चों को पूरा किया जा सके। जोखिम का वित्त पोषण, ट्रांसफर। इसका मतलब है आगे हो सकने वाले नुकसानों की भरपाई के लिए फंड का प्रावधान करना। जोखिम का वित्त पोषण या ट्रांसफर। इसका मतलब है आगे हो सकने वाले नुकसानों की भरपाई के लिए फंड का प्रावधान करना। जोखिम का वित्त पोषण एक बड़े समूह का सदस्य बनकर नुकसानों को वित्त पोषित करना दर्शाता है। यह मूल कंपनी या आपसी सहमति से बनाया गया समूह हो सकता है। जोखिम ट्रांसफर में नुकसानों की जिम्मेदारी दूसरे पक्ष को ट्रांसफर करना शामिल है। बीमा जोखिम ट्रांसफर के विभिन्न रूपों में से एक है। किसी भी अन्य चीज से अधिक बीमा खरीदते समय व्यक्ति जिस चीज के लिए भुगतान करता है वह है मन की शांति। इंश्योरेंस ऐसी घटना के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है जो घटित हो सकती है या नहीं भी हो सकती। जहां नुकसान की मात्रा का आकलन सिर्फ घटना होने के बाद ही किया जा सकता है। इसलिए साधारण बीमा के लिए इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है। जीवन बीमा के मामले में मृत्यु होना नुकसान वाली घटना निश्चित है, सिर्फ उसका समय निश्चित नहीं है। ऊपर से नुकसान की भरपाई की रकम पहले से ही तय की जाती है। यही कारण है कि जीवन बीमा के मामले में लोग एश्योरेंस शब्द का प्रयोग करते हैं। दोनों शब्दों में अंतर होने के बावजूद दोनों शब्दों को भारत सहित ज्यादातर बाजारों में अदल-बदल कर इस्तेमाल किया जाता है। भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनियों में से एक न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है और भारत में कोई भी जीवन बीमा कंपनी अपने नाम में एश्योरेंस शब्द का इस्तेमाल नहीं करती। चलिए अब हम जोखिम प्रबंधन के साधन के रूप में बीमा का अध्ययन करते हैं। जोखिम शब्द का अर्थ ऐसा नुकसान नहीं है जो वास्तव में हो चुका है, बल्कि ऐसा नुकसान है जिसके होने की संभावना है। यह दो कारकों का गुणन है। यह संभावना है कि जिस खतरे के विरुद्ध बीमा किया गया है वह घटना हो सकती है। नुकसान की गंभीरता, प्रभाव या मात्रा जो उस घटना के परिणाम स्वरूप हो सकती है। यह दो कारक जोखिम की लागत हो सीधे अनुपात में बढ़ाते हैं। अगर नुकसान की मात्रा बहुत अधिक है और इसके होने की संभावना कम है, तो जोखिम की लागत कम होगी, क्योंकि ऐसे मामले बहुत कम हो सकते हैं। नुकसान की मात्रा कम होने पर भी अगर उसके होने की संभावना बहुत अधिक है, तो जोखिम की लागत अधिक होगी, क्योंकि ऐसी बहुत सी घटनाएं होगी। बीमा को व्यक्ति के जोखिम प्रबंधन के शक्तिशाली साधन के रूप में देखा जा सकता है। चलिए
अब हम बीमा का विकल्प चुनने से पहले के विचार समझते हैं। बीमा करना है या नहीं, इस बात का फैसला लेते समय व्यक्ति को खुद जोखिम उठाने की लागत के विरुद्ध जोखिम को ट्रांसफर करने की लागत, बीमा प्रीमियम का मूल्यांकन करना जरूरी है। निम्न बातों पर विचार करना चाहिए। छोटे से लाभ के लिए बहुत बड़ा जोखिम मत उठाओ। जोखिम को ट्रांसफर करने की लागत और प्राप्त मूल्य के बीच एक उचित संबंध होना चाहिए। क्या एक साधारण कलम का बीमा करना समझदारी होगी? जितनी खोने की क्षमता है, उससे ज्यादा जोखिम मत उठाओ। अगर किसी घटना के परिणाम स्वरूप हो सकने वाला नुकसान इतना बड़ा है कि उसकी वजह से दिवालियेपन का खतरा हो सकता है, तो जोखिम को बनाए रखना प्रतिधारण उचित नहीं होगा। अगर कोई बड़ी ऑयल रिफाइनरी नष्ट हो जाती है, तो उसके मालिक उस नुकसान को सहन नहीं कर सकते। जोखिम के संभावित परिणामों पर सावधानी से विचार करो। उन संपत्तियों का बीमा करना सबसे अच्छा है जिनके लिए नुकसान की घटनाएं होने की संभावना आवृत्ति कम है, लेकिन संभावित प्रभाव गंभीरता अधिक है। अंतरिक्ष उपग्रह का नुकसान इतना बड़ा हो सकता है कि उसका बीमा करना बेहद जरूरी होगा। चलिए, अब हम बीमा बाजार के खिलाड़ियों के बारे में सीखते हैं। बीमा कंपनियां, बीमाकर्ता, बीमा उद्योग के प्रमुख खिलाड़ी हैं। बीमा कंपनियों के अलावा कई और पार्टियां बीमा की मूल्य श्रृंखला का हिस्सा होती है। मध्यस्थ, जैसे कि एजेंट, ब्रोकर, बैंक, बैंक एश्योरेंस के माध्यम से बीमा मार्केटिंग फर्म और पॉइंट ऑफ सेल पर्सन, बीमा धारक संभावित ग्राहकों के साथ संवाद करने के क्षेत्र में कार्यरत होते हैं, जो ग्राहकों की जरूरतों को पता लगाकर उन्हें कवर के लिए उपलब्ध पॉलिसियों के बारे में ग्राहकों को जानकारी प्रदान करते हैं। सर्वेयर और हानि निर्धारक, समायोजक दावों के मूल्यांकन के साथ-साथ उससे जुड़े अन्य काम करने में मदद करते हैं। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर स्वास्थ्य और यात्रा बीमा दावों पर काम करते हैं। श्रृंखला के शीर्ष पर बीमा विनियामक है, जो पूरे बाजार को नियंत्रित करता है। विनियमों में यह प्रावधान किया गया है कि सभी मध्यस्थों की ग्राहक के प्रति जिम्मेदारी होती है। संभावित ग्राहक के प्रति बीमर एजेंट मध्यस्थ का कर्तव्य। IRDAI के विनियमों में यह प्रावधान किया गया है कि संभावित ग्राहक के प्रति मध्यस्थों की कुछ जिम्मेदारियां होती है। विनियम में कहा गया है कि एक बीमा कंपनी या उसका एजेंट या अन्य मध्यस्थ किसी प्रस्तावित कवर के संबंध में सभी महत्वपूर्ण जानकारी संभावित ग्राहक को प्रदान करेगा, ताकि संभावित ग्राहक अपने हित में सबसे अच्छा कवर लेने के बारे में निर्णय ले सके। अगर प्रस्ताव और अन्य संबंधित दस्तावेजों को ग्राहक ने नहीं भरा है,
तो प्रस्ताव फॉर्म के अंत में ग्राहक की ओर से इस आशय का एक प्रमाण पत्र शामिल किया जा सकता है कि फॉर्म और दस्तावेज में कही गई बातें उसे अच्छी तरह से समझा दी गई है और उसने प्रस्तावित अनुबंध के महत्व को अच्छी तरह समझ लिया है। जब ग्राहक बीमा कंपनी को प्रीमियम भुगतान करता है, तो बीमा कंपनी को एक रसीद जारी करना होता है। अग्रिम में प्रीमियम भुगतान करने पर भी ऐसा करना जरूरी है। अंत में चलिए समाज में बीमा की भूमिका पर विचार करते हैं। बीमा कंपनियां किसी देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुछ योगदानों के बारे में नीचे बताया गया है। बीमा की परिकल्पना पारस्परिकता के सिद्धांत के आधार पर की गई है, जिसमें समाज की संयुक्त शक्ति को एक साथ लाकर आर्थिक नुकसान का सामना करने वाले कुछ बदकिस्मत सदस्यों की मदद की जाती है। बीमा कंपनियां प्रीमियम की छोटी छोटी रकम इकट्ठा करके उनका पूल बनाकर एक विशाल फंड बनाती है और सुरक्षित निवेश करती है। बीमा पूंजी के निवेश को सक्षम बनाती है, जिससे व्यावसायिक और औद्योगिक विकास होता है। बीमा देश के लिए विदेशी मुद्रा भी अर्जित करता है, जैसे कि व्यापार, शिपिंग और बैंकिंग सेवाएं। बीमा कई बीमाधारकों यानी व्यक्तियों और उद्यमों को दुर्घटनाओं या आकस्मिक घटनाओं के कारण होने वाले नुकसानों के विरुद्ध सुरक्षा लाभ प्रदान करता है। यह उद्यमिता के साथ जुड़े भय, आशंका और चिंता को दूर करने में भी मदद करता है। कई बैंक और वित्तीय संस्थान संपत्ति पर ऋण नहीं देते हैं, जब तक कि नुकसान या क्षति के विरुद्ध उसका बीमा न किया गया हो। उनमें से कई तो सपार्श्विक जमानत के तौर पर पॉलिसी असाइन करने पर भी जोर देते हैं। विशेषज्ञों द्वारा बीमा पूर्व जांच पड़ताल से जोखिम का मूल्यांकन करके जोखिम को कम करने में मदद मिलती है। बीमा कंपनियां आग से होने वाले नुकसान की रोकथाम, कार्गो के नुकसान की रोकथाम, औद्योगिक सुरक्षा और सड़क सुरक्षा में शामिल संस्थानों के साथ जुड़ी होती है। बीमा और सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा राज्य का एक दायित्व है। राज्य की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में सामाजिक सुरक्षा के साधन के तौर पर अनिवार्य या स्वैच्छिक बीमा का इस्तेमाल शामिल होता है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में कवर किए गए औद्योगिक कर्मचारियों और उनके परिवारों की बीमारी, अक्षमता, मातृत्व और मृत्यु के खर्चों की भरपाई के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम का प्रावधान किया गया है। बीमा कंपनियां सरकार द्वारा प्रायोजित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसे कि पीएमजेजेबीवाई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएमएसबीवाई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, पीएमएफबीवाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएमजेएवाई
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत। PMVVY, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, एक पेंशन योजना। APY, अटल पेंशन योजना। यह और अन्य सरकारी योजनाएं भारतीय समाज, समुदाय को फायदा पहुंचा रही है। बीमा उद्योग व्यावसायिक आधार पर बीमा कवर भी प्रदान करता है, जैसे व्यावसायिक आधार पर चलाने जाने वाली ग्रामीण बीमा योजनाएं ग्रामीण परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के हिसाब से डिजाइन की गई है।